देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम शेप ऑफ मेनिस्कस देख चुके हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन वाला तो खैर पॉसिबल ही नहीं था, चारों केसेस देखे थे हमने। अब हम देखेंगे शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप यानी जैसे हम मेनिस्कस के शेप से पहचान सकते हैं कि वो लिक्विड पार्शियली वेट करेगा या कंप्लीटली वेट करेगा या वेट नहीं करेगा, तो वैसे ही हम यहाँ पे शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप देख के भी पहचान सकते हैं कि वो वेट करेगा या नहीं करेगा। ध्यान दें, ये है सॉलिड सरफेस, ये है सॉलिड सरफेस। ठीक है, फर्स्ट हम केस ले रहे हैं वेयर लिक्विड partially wets the solid। एग्जाम्पल याद करो क्या था? एग्जाम्पल था केरोसिन एंड ग्लास, या केरोसिन की जगह वाटर, प्योर वाटर नहीं है, सिर्फ वाटर एंड ग्लास भी ले सकते। और यहां था लिक्विड, सेकेंड वाली केस ले रहे हैं, ये पार्शियली वेट द सॉलिड है, यहां लिखेंगे लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। दोनों भी केस में शेप ऑफ द लिक्विड, शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप कैसे बनेगा वो हम देख रहे हैं। तो ड्रॉप का शेप देख के हम पहचान सकते हैं कि इट विल वेट द सॉलिड और इट विल नॉट वेट द सॉलिड। नॉट एग्जाम्पल यहां आएगा, याद करो क्या था एग्जाम्पल, मर्क्यूरी एंड ग्लास, ये था एग्जाम्पल। अच्छा, अगर पिछला ही वीडियो याद करें तो फॉर अ लिक्विड विच पार्शियली वेट द सॉलिड थीटा वाज लेस देन 90 डिग्री, या हम बोल सकते हैं थीटा वाज एक्यूट। लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, या हम बोल सकते हैं थीटा इज ऑब्ट्यूज। ये भी देख लेंगे वेरीफाई होता है क्या वहां पे, देखते हैं। तो इसको कवर कर देते हैं, बॉक्स में डाल देते। ये भी कंडीशन देखेंगे और ये बाद में मैं मिटा दूंगा नीचे वाला जो लिखा है, तो यहाँ पे लिखते हैं ये है फर्स्ट कंडीशन, ये है सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट हम ये सॉलिड सरफेस है, इस पे एक ड्रॉप डालेंगे, उसका शेप कैसा बनेगा वो देखेंगे। तो पहले हम लोग देख रहे हैं फॉर अ लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड, जो पार्शियली वेट कर रहा है। तो दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड, पहले यही लेते हैं। अगर ऐसा लिक्विड है विच डज नॉट वेट द सॉलिड, तो शेप ऑफ द लिक्विड रहेगा ऐसा। और ये पूरा लिक्विड है अंदर, शेड करना चाहिए, पेंसिल से कर देना आपको शेड का डायग्राम बनेगा। एग्जैक्टली स्फेरिकल होना चाहिए, ध्यान रखना, एग्जैक्टली स्फेरिकल होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखो, ये जो ड्रॉप है वेयर लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, अगर कभी ऐसा हुआ कि मर्क्यूरी थर्मामीटर टूट गया और मर्क्यूरी गिर गई, तो देखना मर्क्यूरी जब गिरती नीचे तो उसके छोटे छोटे ड्रॉप दिखेंगे आपको, और छोटे छोटे ड्रॉप एग्जैक्टली स्फेरिकल रहेंगे। बट ये एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं बनाया हम लोगों ने। अगर ड्रॉप बड़ा है तो क्या होगा, थोड़ा सा वो अपने वजन की वजह से फ्लैट हो जाएगा। अगर छोटा ड्रॉप है तो एग्जैक्टली स्फेरिकल रहेगा यहाँ पे, बट अगर वेट ज्यादा है तो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ बनाया थोड़ा सा फ्लैट। तो मर्क्यूरी अगर थर्मामीटर टूट गया और मर्क्यूरी समझो ड्रॉप नीचे गिर गए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मर्क्यूरी के ड्रॉप स्फेरिकल शेप में रहेंगे, एग्जैक्टली छोटे छोटे ड्रॉप रहेंगे। तो अगर ड्रॉप बड़ा है तो वेट की वजह से थोड़ा सा वो फ्लैट हो जाएगा। ये देखो, अब ध्यान दो, एंगल ऑफ कांटेक्ट बना लेते हैं, टेंजेंट बना रहे यहाँ पे लिक्विड सरफेस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है, ये हो गई हमारी टेंजेंट। अब एंगल लिया था हमने टेंजेंट और सॉलिड सरफेस विच इज इनसाइड द लिक्विड, ये है हमारा सॉलिड सरफेस, ये है हमारा लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। अब देखो ये एंगल लेना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट
यहाँ था, वहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, टेंजेंट इस पे ऐसी बनेगी, और सॉलिड सरफेस इधर भी है, सॉलिड सरफेस इधर भी है, पर हम वो सॉलिड सरफेस ले रहे हैं जो इनसाइड द लिक्विड है। फिर से देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन याद रखना, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड दूसरी लाइन है सॉलिड सरफेस व्हिच इज इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, तो ये बना देते हैं, ये है सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, तो ये एंगल अगर आप देखेंगे तो थीटा ऑब्ट्यूस है। तो अगर स्फेरिकल शेप दिख रहा होगा या ऐसा शेप दिख रहा होगा तो समझ जाना लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, और एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो आ गया बराबर ऑब्ट्यूस, जो हमने मेनिस्कस में देखा था ये। और अगर ऐसा होगा कि लिक्विड विच पार्शियली वेट द सॉलिड, वो ड्रॉप अगर आप जैसे हम अगर आपके यहाँ ग्लास का डाइनिंग टेबल है तो ग्लास के डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ करो, उस पर मिट्टी नहीं होनी चाहिए, कोई इंप्यूरिटी नहीं होनी चाहिए, और उस पर पानी का ड्रॉप डाल के देखो तो वो ऐसा नहीं रहेगा, वो ऐसा स्प्रेड हो जाएगा। यस, ऐसा स्प्रेड हो जाएगा। तो ये है हमारा लिक्विड ड्रॉप, और ये है सॉलिड सरफेस। ठीक है, ये है सॉलिड सरफेस। अब अगर टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट यहां बनेगी ऐसे। ठीक है, ये बन गई हमारी टेंजेंट। अब देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट, सॉरी ये है टेंजेंट, लाल से बनाओगे, चलो ई लिख देते हैं वहां पे टेंजेंट। ठीक है, और ये जो एंगल बना है देखो टेंजेंट के बीच में और सॉलिड सरफेस व्हिच इज इनसाइड द लिक्विड, ये है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। देखो थीटा है लेस देन 90 यानी एंगल। तो अगर आपके यहाँ डाइनिंग टेबल है कांच का, या कोई कांच का टेबल भी होगा या मिरर भी होगा छोटा सा, उस पर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। पहले क्या करना, मिरर को अच्छे से साफ कर लेना, उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अब उस पर आप पानी का एक ड्रॉप उंगली पे लेके उसमें डाल दो तो आपको क्लियर दिखेगा कि वो ऐसे स्प्रेड हो गए। अब क्या करो, उसी ग्लास सरफेस पे वैक्स घस दो, थोड़ा सा वैक्स, यानी हमने सरफेस पे क्या लगा दिया, इंप्यूरिटी, वैक्स लगा दिया। अब उस वैक्स घसे हुए पोर्शन पे ड्रॉप डालो, वो ऐसे शेप में है, क्योंकि अब सॉलिड और लिक्विड के बीच में वैक्स आ गया। वैक्स पानी से गीला नहीं होने वाला, मींस नाउ द लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड। तो ये शेप ऐसा बनेगा। ये डेफिनेटली करके देखना। क्या करेंगे आप लोग, पहले डाइनिंग टेबल होगा अगर आपके यहाँ कांच का, ठीक है, ग्लास से बना हुआ, तो उसके ऊपर पहले अच्छे से साफ कर लो, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, कोई इंप्यूरिटी नहीं होनी चाहिए, उस पर एक उंगली पे पानी का ड्रॉप लेके उस पर डालो तो पानी का ड्रॉप ये शेप में दिखेगा आपको, क्लियर आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब छोटा सा ड्रॉप लेना, अब उसी जगह पे थोड़ी जगह पे वैक्स घस दो, मेन बत्ती का वैक्स या कैंडल का वैक्स, जो भी आप बोलेंगे उसको, वैक्स घस दो उसको थोड़ा सा। अब हमने सॉलिड सरफेस को इम्प्योर बना दिया है, और वैक्स ऐसा मटेरियल है जो गीला नहीं होगा, वाटर विल नॉट वेट द वैक्स। ठीक है, तो अब उस पे ड्रॉप डाल के देखो तो वही पानी का ड्रॉप अब वैक्स वाले सरफेस पे ऐसे शेप में दिखेगा। तो आप लोगों ने सुना होगा घर पे बारिश के दिनों में वाटर प्रूफिंग करते हैं, वाटर प्रूफिंग, डॉक्टर फिक्सिट या जो भी होगा आप लोगों ने सुने होंगे ना। तो पहले अगर बारिश गिरी, ऑब्जर्व करना, अगर छत के ऊपर रूफ के ऊपर मिट्टी है तो जब उस पर बारिश गिरती तो वो ऐसे शेप में रहते, मिट्टी के छोटे छोटे गोले जैसे दिखते अपने को, देखो। पर एक दो बारिश के बाद जब वो मिट्टी साफ हो जाती और अब उस पर ड्रॉप गिरा तो फिर वो ड्रॉप ऐसे स्प्रेड हो जाता। फिर हम लोग क्या करते, वाटर प्रूफिंग करते, मतलब एक सोल्यूशन लगा देते उसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर। सोल्यूशन लगाने से ये होता कि वो जो सॉलिड रूफ है उसके बीच में एक वैक्स जैसी लेयर आ गई हमारे, जैसे हमने डाइनिंग टेबल पे वैक्स लगाया था वैसी एक लेयर आ गई। अब जब उस पे ड्रॉप गिरेगा तो ड्रॉप ऐसे शेप का रहेगा और वो वेट नहीं कर पाएगा अपने रूफ को और पानी बह के चला जाएगा, उसी को बोलते हैं वाटर प्रूफिंग। तो ये याद रखो। अच्छा, मिट्टी है, अगर बारिश हुई देखो आप लोग तो छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखेंगे मिट्टी के, क्योंकि सरफेस पे मिट्टी है, तो जैसे ही ड्रॉप गिरेगा सरफेस तक तो नहीं पहुंचेगा, तो स्फेरिकल शेप बन जाएगा मिट्टी के साथ उसका। पर अगर रूफ क्लीन है तो वो ऐसे स्प्रेड हो जाएगा ड्रॉप। वाटर प्रूफिंग करते मतलब उस पर एक ऐसा सोल्यूशन लगा देते बीच में कि अब पानी और अपने रूफ का कांटेक्ट नहीं आएगा। जब ड्रॉप गिरेगा तो वो सोल्यूशन की कोटिंग पे गिरेगा, एंड दैट सोल्यूशन वैक्स जैसा कोटिंग है समझो वो, अब वो सॉलिड तक नहीं पहुंच रहा, सॉलिड को गीला नहीं कर पाएगा, तो उसका शेप ऐसा बन जाएगा। तुम लोगों ने देखा होगा टेंट वगैरह बनाते हैं तो उनको भी ऐसे ही कोटिंग करते हैं। टेंट रहता कपड़े का, वो तो गीला होगा बारिश में, तो उसके ऊपर केमिकल की कोटिंग लगाते सच दैट इट शुड नॉट वेट द सॉलिड।
तो ये दोनों देखो, फिर मैं इक्वेशन बना रहा इसका। तो ऐसा ड्रॉप दिखा तो समझ लेना लिक्विड पार्शियली वेट द सॉलिड। फिर से देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 दिख रहा है, ये रहा, ये एक्यूट एंगल है, इतना तो आप लोगों को समझ में आता है, ऐसा कंसीडर करेंगे। और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो इधर देखेंगे तो कैसा है, ऑब्ट्यूज, टेंजेंट और सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, टेंजेंट और सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। तो व्हेन लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा ऑब्ट्यूज, या शेप ऐसा पहचान सकते हैं आप लोग। इसका इक्वेशन बनाना है, दोनों में सेम ही लिखेंगे, तो ध्यान से देख लेना। तो यहाँ लिक्विड पार्शियली वेट कर रहा है, यहाँ पे हम बोलेंगे लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। और कंप्लीटली वेट करेगा तो ये स्प्रेड हो जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा फ्लैट हो जाएंगे। तो ये दो कंडीशन ही याद रखना है हमारे को। तो आप शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप देख के भी पहचान सकते कि पार्शियली वेट करेगा या डज नॉट वेट द सॉलिड है। तो जो डाइनिंग टेबल वाला मैंने करने को बोला है वो करके देखना एक बार आप लोगों ने। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले ड्रॉप डालना है एक छोटा सा, तो वो ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। अब उस पर थोड़ा सा वैक्स घस दो, अब देखेंगे तो ड्रॉप ऐसा दिखेगा आपको। आप कपड़े के साथ भी कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले लो, उस पर ड्रॉप डालो, तो देखो एब्जॉर्ब तो होंगे ही, पर उसके पहले वो ऐसा स्प्रेड हो जाएगा। अब उसी कपड़े पे आप वैक्स घस दो, अब उस कपड़े पे जहां वैक्स घसा है वहां ड्रॉप डालो, तो वो ऐसे शेप में रहेगा। नाउ इट विल नॉट वेट द क्लोथ। तो हमने क्लोथ को वैक्स घस के क्या बना दिया, वाटरप्रूफ बना दिया। तो ड्रॉप उस पे ऐसे शेप में रहेंगे। तो वाटरप्रूफिंग जब करते हैं छत की, तो वही लॉजिक यूज करते हैं वहां पे। तो हम ऐसा सोल्यूशन लगाते हैं वहां पे कि शेप ऑफ द लिक्विड ऐसी की जगह ऐसा हो जाए, यानी हम लोग चेंज कर रहे हैं सपोज एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट से ऑब्ट्यूज। इसका मतलब ये कि लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड, यानी लिक्विड और हमारा जो सॉलिड रूफ है उसके बीच में कांटेक्ट नहीं आएगा। उसके बीच में हमने क्या लगा दिया, एक नया सोल्यूशन, जो सोल्यूशन गीला होने वाला नहीं है। उस पे जो ड्रॉप गिरेंगे वो ऐसे शेप में आएंगे, ज्यादा बारिश होगी वो ड्रॉप सब बह के चले जाएंगे, वहां जमा नहीं रहेंगे। ठीक है, इट विल नॉट वेट द रूफ। तो वाटरप्रूफिंग में हम सोल्यूशन लगाते हैं। सोल्यूशन लगाने से याद रखना एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट से क्या हो जाता, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज। इतना देखो, फिर ये नीचे का मीटर दे दे, शेप ऑफ द लिक्विड थोड़े चेंजेस करेंगे, इतना नोट डाउन कर लो भाई। देख लो इतना। तो शेप पर से भी हम पहचान सकते कि वो लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा, यानी गीला करेगा या गीला नहीं करेगा। तो ऐसा शेप रहा तो याद रखना इट विल नॉट वेट द सॉलिड, सॉरी इट विल वेट द सॉलिड, पार्शियली वेट द सॉलिड, यानी गीला करेगा। और ऐसा रहा तो इट विल नॉट वेट द सॉलिड, मर्क्यूरी एंड ग्लास डज नॉट वेट द सॉलिड। देखो आगे चलते हैं। तो मेनिस्कस और लिक्विड ड्रॉप का शेप भी देख के हम पहचान सकते हैं कि वेट करेगा या नहीं करेगा। इसको मिटा रहे हैं, देखो आगे ले लो, उसके नीचे वाला पार्ट मिटा, ध्यान से देखो। तो देखो अब आगे लिख रहे हैं, इसमें डायग्राम में थोड़े चेंजेस कर रहे हैं। ये सॉलिड ही है, ध्यान रखना, दोनों में सेम चेंजेस है, ध्यान रखना। ये है सरफेस टेंशन T1, सबके बारे में लिख रहे हैं, ध्यान से देख लेना। ये है सरफेस टेंशन T2 और ये टेंजेंट को ही हम नाम दे रहे हैं T3। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। ये है T1, ये है T2 और ये है T3। सबके नाम लिख रहा, ध्यान रखना। T1 इट इज द फोर्स ऑफ ST, मतलब में सरफेस टेंशन आपने पूरा ही लिखना, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन फॉर लिख रहे हैं। अब T1 है लिक्विड और सॉलिड के बीच में, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बिटवीन, या फॉर लिखा है, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। तीन है ना, देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और क्या है साथ में, एयर। तो तीनों का लिख रहे हैं हम। यहाँ पे भी वैसे ये सॉलिड है, लिक्विड है और क्या है, एयर। तो ये हो गया पहला हमारा T1, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ या ड्यू टू, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट solid
लिक्विड इंटरफेस। अब देखो, अब लेंगे हम लोग T2, यहां से ले लेंगे तो सॉलिड और एयर के बीच में है। सो T2 इट इज फोर्स ड्यू टू surface tension at solid and air interface। एयर भी फ्लूइड है तो उसका सॉलिड के साथ जो सरफेस टेंशन होगा वो। नाउ T3 लिक्विड और एयर के बीच में फोर्स ऑफ या फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट लिक्विड एयर इंटरफेस। देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, ये है सॉलिड एयर इंटरफेस, ये है लिक्विड एयर इंटरफेस। डायग्राम पर से देखना होगा। ये देखो, ये लिक्विड सॉलिड, ये सॉलिड है लिक्विड के बाद तो एयर के साथ, ये लिक्विड और एयर के साथ T3। यहाँ पे भी सेम वही है तो बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, अब टेक्स्ट बुक में और हमारे नोट्स में हमने डायरेक्ट इक्वेशन लिखा है, पर मैं बता रहा आप लोगों को कि इक्वेशन कैसे आया। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। इतना देख लो पहले, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या कर रहा है इक्वेशन बनाने के लिए। ये T3 है, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एक कंपोनेंट इधर लेंगे और एक कंपोनेंट इधर लेंगे। तो ये आएगा T3 cos थीटा और ये T3 sin थीटा। पर ड्रॉप अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम ऐसा ले रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स सेम होने चाहिए, इसलिए इसका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। तो ये वापस इधर लिख देते हैं। तो याद रखो, अब देखो इसका कंपोनेंट इधर क्या है T3 cos थीटा और ये T1, ये एक साइड में और ये दूसरी साइड में। तो दोनों काय में अगर ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो वही हम लोग लिख रहे हैं, T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T3 cos थीटा, T1 प्लस T3 cos थीटा। तो ये T3 cos थीटा कैन बी रिटन एज T2 माइनस T1। सो एंगल निकालना है तो cos थीटा कैन बी रिटन एज T2 माइनस T1 अपॉन T3। ये हमारा फाइनल आंसर है। तीनों सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा कि शेप ऑफ द लिक्विड कैसा है, तो उसका ये इक्वेशन आ गया। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखा है हम लोगों ने नोट्स में भी टेक्स्ट बुक में भी, पर यहाँ मैंने बता दिया है तो हमने ये रिजॉल्व किया है। देखो T3 cos थीटा और ये T1 एक डायरेक्शन में, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। और ये T3 अपोजिट में, अगर लिक्विड ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है यानी स्टेशनरी है, मूव नहीं हो रहा, वो इक्विलिब्रियम में है, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और इन दोनों की एडिशन एक डायरेक्शन में ये और ये अपोजिट में, तो दोनों सिंगल पॉइंट पे है ना, तो दोनों होने चाहिए इक्विलिब्रियम, तभी ड्रॉप दोनों होने चाहिए सेम, तभी ड्रॉप काय में रहेगा इक्विलिब्रियम में। तो हमने यहाँ इक्वल टू का साइन डाल दिया, T2 इज इक्वल्स टू T3 cos थीटा प्लस T1, फिर उसको सिंपलीफाई करना। तो ये डायग्राम में नहीं लिखना है, डायग्राम जैसे बनाया वैसे ही रखना आप लोगों ने। T3 cos थीटा दिखाना नहीं है, पर आप लोगों को समझने के लिए अगर करना है तो आप लोग कर सकते हो। देखो समझ में आए? तो यहाँ पे हमने लिया है कि ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, जितना मूव होना तो हो गया, अब इसके आगे मूव नहीं हो रहा, मतलब ये दोनों का एडिशन फोर्स का और ये अपोजिट में है, दोनों इक्वल होंगे, नेट रिजल्टेंट 0। तो हम इन दोनों को इक्वल लेते हैं फॉर इक्विलिब्रियम। तो इधर है T1 प्लस T3 cos थीटा और दूसरी तरफ है T2, तो वही लिखा हमने। फिर इसको T1 को इधर शिफ्ट किया, T2 माइनस T1 बन गया और T3 अपॉन में ले लिया, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos थीटा। अब इसका कंडीशन इस इक्वेशन पर से एक्सप्लेन कर दो। तो एक्यूट एंगल की कंडीशन
कंडीशन बताएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल की कंडीशन बताएंगे, जीरो वाली कंडीशन बताएंगे। कल जो हमने 4 पॉसिबिलिटीज लिए थे मेनिस्कस वाले, कौन से थे? एक्यूट, ऑब्ट्यूस, ठीक है, और जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट वाला, और 90 वाला देख लेंगे, बताएंगे। ये देख लो पहले, ये मिटा देना, फिर इक्वेशन पर से जो पॉसिबिलिटीज लिखने हैं वो यहाँ लिखते हैं। इतना देख लो पहले, आगे चले। मिटा दो वो डायग्राम उधर से। हाँ, तो T3 cos थीटा हम लोगों ने रिजॉल्व करके लाया है, नोट्स में वो नहीं है, ये इक्वेशन डायरेक्ट हम लोगों ने लिखा है। अगर आपको लगता होगा तो आप लोग वहां पे चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है नोट्स में। अब देखो आगे कंडीशन देखकर फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्यूट ऑब्ट्यूस सब फर्स्ट। अब याद रखना cos थीटा या sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती ±1, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, cos की वैल्यू मैक्सिमम +1 या -1, sin की भी वैसे। बाकी अगर देखेंगे तो 1 से कम, तो हम वही कंसीडर कर रहे हैं इनिशियली। हम पहले ले रहे हैं T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी ये वैल्यू ग्रेटर है, ये वैल्यू स्मॉलर है, तो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव। और हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि इसका आंसर लेस देन 1 ही है, ठीक है। सो हम लेंगे cos थीटा, देखो समझ में आ रहा है क्या? T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये ग्रेटर है, तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, यानी एक्यूट, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, थीटा लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, T2 इज लेस देन T1, ये जो T2 है ये लेस देन है T1, तो T2 लेस है तो आंसर आएगा निगेटिव। सो cos थीटा इट इज निगेटिव, मींस अगर cos थीटा की वैल्यू निगेटिव है मतलब थीटा आएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये है ऑब्ट्यूस वाली कंडीशन। तो यहां हम चाहे तो ये साथ में लिख सकते हैं लिक्विड पार्शियली वेट द सॉलिड, यहां लिख सकते हैं लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। देखो ये दो कंडीशन देख लो पहले, फिर आगे। और मान लो T2 minus T1, T2 minus T1 is approximately equal to T3, यानी इन दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली T3 के इक्वल है। सो cos थीटा की वैल्यू आएंगी 1, यानी थीटा की वैल्यू आएंगी 0। तो यहां हम लिख सकते हैं लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, जहां एंगल ऑफ कांटेक्ट अप्रोक्सीमेटली कितना है? 0। तो देखो एक्यूट आ गया, ऑब्ट्यूस आ गया, 0 वाली कंडीशन आ गई, एक्यूट ऑब्ट्यूस। देखो पहले, फिर लास्ट वाली केस देखते हैं। ये तीनों पॉसिबिलिटीज आ गए, या तो वेट करेगा या नहीं करेगा। आगे वाली कंडीशन एक और देखते हैं, तो ये हटा देते हैं, यहाँ लिखता फोर्थ कंडीशन। फोर्थ, T2 minus T1 is greater than T3, T2 minus T1 इसकी जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन T3, यानी cos थीटा ग्रेटर देन 1 लिखना इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कंडीशन, दिस इज नॉट पॉसिबल। cos थीटा की वैल्यू कभी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, तो इट इज नॉट पॉसिबल। यानी इस केस में लिक्विड ड्रॉप नहीं बनेगा, जैसे ये बना, जैसे वो मिटा दिया पहले वो बना था। अब लिक्विड पूरी तरह स्प्रेड हो जाएगा, लिक्विड ड्रॉप फॉर्म होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिक्विड ड्रॉप बनेगा ही नहीं। तो हम देख रहे हैं शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप बनने ही नहीं वाला, लिक्विड पूरी तरह क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। कौन सी वाली केस में? फोर्थ वाली केस में। तो इस इक्वेशन पर सी लिखा है, देख लो, एक्यूट ऑब्ट्यूस 0 एंड दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। यानी आप शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप देख के भी पहचान सकते हैं कि एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूस होगा या 0 होगा, और शेप देख के ये भी पहचान सकते हैं कि पार्शियली वेट द सॉलिड या इट डज नॉट वेट द सॉलिड। तो मेनिस्कस देख के भी पहचान सकते हैं, या लिक्विड ड्रॉप का शेप देख के भी आप लोग पहचान सकते हैं। ये देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक वगैरह में आ सकता, तो ध्यान रखना। लिखने के लिए आया तो 2 मार्क के लिए आएंगे। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप, तो ये इक्वेशन और कंडीशंस लिखने पड़ेंगे।
क्योंकि यही हमने एक्सप्लेन किया है कि लिक्विड ड्रॉप कैसे बन रहे हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, जीरो, या ये वाली केस पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ लिक्विड ड्रॉप बनने वाला नहीं है। लिक्विड जैसे ही डालेंगे वो पूरी तरह सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप। देखो फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। और याद रखना, जो कॉन्केव या कॉन्वेक्स मेनिस्कस था या शेप ऑफ द लिक्विड था, वो भी किसकी वजह से ही है? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन मतलब कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स कम ज्यादा जो भी है, उसकी वजह से जो सरफेस पे टेंशन डेवलप हो रहा, उसी की वजह से या तो शेप कॉन्वेक्स था या कॉन्केव था। ठीक है, तो अब ले रहे इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो पहले हम लोग इम्प्यूरिटी लेंगे। तो इम्प्यूरिटी दो टाइप के डिवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर बाद में लेंगे। तो इम्प्यूरिटी का क्या इफेक्ट है वो देखेंगे। दो टाइप की इम्प्यूरिटी हम स्टडी करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब ये वाली केस में, हमारे यहाँ पे केस में है डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें वाटर ही है और कोई दूसरा सब्सटेंस उसमें मिक्स नहीं है। अब हम उसमें इम्प्यूरिटी डालने वाले हैं। सपोज जैसे एग्जांपल बताएं, तो दो टाइप की इम्प्यूरिटीज हो सकते हैं। एक है इम्प्यूरिटी विच इज हाईली सल्यूबल, यानी जो हाईली सल्यूबल है। एग्जांपल लेंगे सॉल्ट और वी कैन से शुगर। और एक है स्पेरिंगली सल्यूबल, यानी पूरी तरह सल्यूबल नहीं है। स्पेरिंगली सल्यूबल मतलब कम सल्यूबल है। बता दे एग्जांपल है ना सोप। दोनों भी केस में उसका इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे। सोप या सोप यानी डिटर्जेंट। अब हम लिक्विड में इंप्यूरिटी डालने वाले हैं, उससे सरफेस टेंशन में क्या चेंज हो रहा है वो हम स्टडी करने वाले हैं। इंप्यूरिटी दो टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसी इंप्यूरिटी जो हाईली सॉल्युबल है, यानी वो पूरी तरह मिक्स हो जाएगी लिक्विड में, जैसे सॉल्ट एंड शुगर। सैचुरेशन तक मत जाओ, सॉल्ट भी अगर सैचुरेशन तक चले गए तो उसमें डिसॉल्व नहीं होता, पर हम सैचुरेशन तक नहीं जाने वाले। तो हम जब सॉल्ट डालेंगे पानी में तो वो आराम से उसमें मिक्स हो जाएगा और अपने को पता भी नहीं चलेगा। यानी एक ग्लास में अगर सॉल्टी वाटर है और एक ग्लास में अगर प्योर वाटर है, यानी डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें सॉल्ट नहीं है, तो आप टेक्सचर से नहीं बता सकते कि ये प्योर वाटर है और ये सॉल्ट वाटर है करके। हाँ, टेस्ट करके बता सकते हैं, पर टेक्सचर से नहीं बता सकते। वैसे ही होगा शुगर के साथ। बट एक इंप्यूरिटी ऐसी है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, जैसे डिटर्जेंट या सोप। अगर आप किसी पानी में डिटर्जेंट मिक्स करें, वो एक ग्लास में ले लो और एक ग्लास में अपना डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर ले लो, तो आप प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर और डिटर्जेंट वाले वाटर में फर्क पहचान सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा स्मूथ या ग्रीसी टाइप में अपने को फील होता। सोप सोल्यूशन आप हाथ से पहचान सकेंगे क्योंकि वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हुआ है। वो कैसे सल्यूबल है? स्पेरिंगली सल्यूबल। तो याद रखो, अगर ऐसा है सल्यूबल, हाईली सल्यूबल है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा? इंक्रीज। सरफेस टेंशन क्या होगा? इंक्रीज। सरफेस टेंशन क्या होगा? इंक्रीज। और अगर कम सल्यूबल है, स्पेरिंगली सल्यूबल है, तो याद रखना सरफेस टेंशन होगा डिक्रीज। तो इसीलिए मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था आप लोगों को कि जब हम कपड़े धो रहे या नहा रहे या ब्रश कर रहे या शैम्पू कर रहे, ये सब डिटर्जेंट में ही आएंगे या सोप में आएंगे। तो जब हम कपड़े धोने के लिए सोप यूज करते हैं तो पानी छोटे छोटे पोर्स में या हमारे हाथ में जो पोर्स है उनमें अंदर जाके डर्ट को नहीं निकाल सकते, तो हम उसमें डिटर्जेंट या सोप मिक्स करेंगे, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज। एंड नाउ दैट वाटर कैन एंटर इनटू द स्मॉल पोर्स आल्सो एंड इट कैन रिमूव द डर्ट। तो पेस्ट अपना जो है वो भी डिटर्जेंट है, शैम्पू यूज करते वो भी डिटर्जेंट है, नहाने के लिए जो सोप या कपड़े धोने के लिए जो सोप या डिटर्जेंट यूज करते तो वो भी स्पेरिंगली सल्यूबल है। आप डिटर्जेंट जब मिक्स करते तो आप टेक्सचर देखो,
स्मूथी टेक्सचर मिलता है वाटर में, तो आप उसको हाथ से पहचान सकते हैं कि इसमें डिटर्जेंट मिक्स किया है, क्योंकि वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है। स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली सोल्यूबल। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल अल्कोहल, एक बार फिल इन द ब्लैंक में आया था, अल्कोहल इज स्पेरिंगली सोल्यूबल। अब लोगों ने क्या अंदाजा लगा लिए बच्चों ने कि अल्कोहल और पानी तो साथ में मिला के पीते और पूरा मिक्स हो जाता, पर ऐसा नहीं है। अल्कोहल भी स्पेरिंगली सोल्यूबल है। अगर अल्कोहल डालेंगे वाटर में तो स्पेरिंगली सोल्यूबल होने की वजह से वाटर का सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज। याद रखना है फिल इन द ब्लैंक के लिए एक बार बोर्ड में आया हुआ है। अल्कोहल देख के बच्चों ने उसको वाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर दिए और उन्होंने सरफेस टेंशन को क्या कर दिए, इंक्रीज। पर ऐसा नहीं है, अल्कोहल इधर आएगा, फिनॉल अल्कोहल इधर आएगा। तो याद रखना, अगर वाटर में अल्कोहल डाले अपन ने, अल्कोहल ऐड किया, तो लोग अपना अंदाजा उसमें मिला के पीते तो सरफेस टेंशन इंक्रीज कर दिए, वही मिक्स हो जाता पूरा। पर ऐसा नहीं है, वहां पे वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है। याद रखो, अल्कोहल इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। तो अगर आप वाटर में अल्कोहल डाल रहे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। याद रखो। तो याद रखो, जैसे कभी आपने सुना हो, मे भी अपने यहाँ ऐसा जनरली नहीं होता, खारा पानी है तो खारे पानी में सोप ज्यादा लगता, कपड़े धोने, कपड़े अच्छे से साफ भी नहीं होंगे और सोप ज्यादा यूज करना पड़ता, क्योंकि सरफेस टेंशन ज्यादा है। सरफेस टेंशन, सॉल्टी वाटर, सी वाटर हम लोग कपड़े धोने के लिए यूज नहीं कर सकते। उसके दो मेन रीजन है। सी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट है, यानी उसमें बहुत सारी इंप्यूरिटी है, जिसकी वजह से उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है। तो जब आप सोप लगाएंगे तो आपको ज्यादा सोप लगानी पड़ेगी, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कपड़े आपने धो के सुखा दिए, पानी तो सूख जाएगा पर आपके कपड़ों पे एक सॉल्टी लेयर आ जाएंगी उसकी, तो इसीलिए सी वाटर हम यूज नहीं कर सकते कपड़े धोने के लिए। हाँ, पर आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा होगा, नए कपड़े हैं जिसका कलर उतरने वाला है समझो, तो उसको सॉल्ट वाटर में भिगोते। याद होगा, अगर देखना, अगर घर वालों को पूछना, अगर आप लोगों ने नहीं ऑब्जर्व किया होगा तो, और ठंडे पानी में, गर्म पानी में नहीं। वो इफेक्ट हम टेम्परेचर में भी डिस्कस करेंगे। पर याद रखो, जो नया कपड़ा है जिसका अपने को लग रहा होगा कि कलर उतरने वाला है, कलर उतरेगा, तो उसको ठंडे पानी में भिगोते और नमक डाल के भिगोते। नमक डालने से सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा तो पानी की वजह से ज्यादा कलर नहीं उतरेगा उसका। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखो। तो हम कपड़े धोने के लिए क्या यूज करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट, क्योंकि या नहाने के लिए या शैम्पू बोलो या पेस्ट बोलो, ब्रश करने के लिए सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया तो क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो अच्छी होगी। और अगर सॉल्ट और शुगर ऐड किया तो सरफेस टेंशन क्या होता, इंक्रीज। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी। दो टाइप की इंप्योरिटी है, याद रखो, हाईली सोल्यूबल एंड स्पेरिंगली सोल्यूबल। अल्कोहल इसमें है ना, ध्यान रखना। तो सॉल्ट या शुगर अच्छे से पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं। अगर सॉल्टी वाटर है तो हम उसको कपड़े धोने के लिए यूज नहीं कर सकते, कपड़े अच्छे से साफ होने वाले नहीं है, क्योंकि सरफेस टेंशन ज्यादा है। हम डिटर्जेंट मिक्स करते हैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि उससे सरफेस टेंशन कम हो जाता है, क्लीनिंग प्रोसेस अच्छे से होंगी। फिर देखते इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहले ही करें। देख लो इतना, फिर आगे लेते हैं। तो सरफेस टेंशन अगर आपको इंक्रीज करना है तो ऐसी इंप्यूरिटी ऐड करो वाटर में जो उसमें पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए, हाईली सोल्यूबल है, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। अगर आपको सरफेस टेंशन डिक्रीज करना है तो ऐसी इंप्यूरिटी डालो जो स्पेरिंगली, यानी कम सोल्यूबल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है। ठीक है, कम सोल्यूबल है, पूरी तरह मिक्स नहीं होने वाली, स्पेरिंगली सोल्यूबल है। तो अल्कोहल भी इधर आएगा, सोप, डिटर्जेंट, फिनॉल, अल्कोहल, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज। तो हम कपड़े धोने के लिए सोप या डिटर्जेंट यूज करते हैं, जिसकी वजह से पानी का सरफेस टेंशन कम होगा और क्लीनिंग प्रोसेस इजी हो जाएगी। पेस्ट का भी एक्सप्लेनेशन वही है, शैम्पू का भी एक्सप्लेनेशन वही है। देख लो टेम्परेचर को बाजू में कर देते छोटा सा ही। टेम्परेचर का इधर कर दिया। तो याद रखो, एज टेम्परेचर
इंक्रीजेस, यहाँ ऐसे सिंबल में लिख देते, फर्स्ट कंडीशन टेम्परेचर ऊपर एरो दिया मतलब इंक्रीज होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता, बस इतना ही याद रखना है। हाँ उल्टा भी चलता, टेम्परेचर अगर, सेकेंड कंडीशन, टेम्परेचर और सरफेस टेंशन का रिलेशन अब समझ में आई गया यहाँ पे आप लोगों को। टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि घर में अगर कपड़े धोने हैं तो कपड़े धोने के लिए थोड़ा गुनगुना पानी या गर्म पानी थोड़ा सा यूज करते, क्योंकि गर्म पानी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो सरफेस टेंशन कम है। अब उसमें डिटर्जेंट भी डालेंगे तो और सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम लोग कपड़े धोते समय, गर्म पानी और प्लस डिटर्जेंट। तो दोनों भी केस में सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा और क्लीनिंग प्रोसेस और अच्छे से होगी। फिर मैंने जब बताया कि जब मान लो कोई नया कपड़ा है जिसका कलर उतरने वाला है, आप लोग घर पे पूछना, आप लोगों को पता नहीं होगा, दादी वगैरह नानी वगैरह होंगे या मम्मी को भी पूछ के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उनको पूछना अगर नया कपड़ा है जिसका अपने को मालूम है कलर उतरने वाला है, तो उसको ठंडे पानी में डालते हैं, टेम्परेचर कम सरफेस टेंशन ज्यादा, और उसमें नमक भी मिलाते हैं तो और सरफेस टेंशन बढ़ा देते हैं। तो कपड़ा एक बार धुल जाता, पर इतना अच्छे से नहीं धुलेगा। नया कपड़ा लाए धो के पहनेंगे तो धुल भी जाएगा और उसका कलर उतरने वाला नहीं। तो अगर न्यू क्लोथ है जिसमें हमको ऐसा लगता है कि उसका कलर नहीं उतरना चाहिए, तो ठंडे पानी में धोएंगे, टेम्परेचर कम सरफेस टेंशन ज्यादा, और उसमें थोड़ा नमक भी मिलाएंगे तो सरफेस टेंशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो कपड़ा धुल जाएगा ऊपर से, बट उसका कलर रिमूव नहीं होगा। तो ये ध्यान रखो। इसमें एक्सेप्शन है, ये जो बताया है ये एक्सेप्शन है। अच्छा ठीक है, ये हटा देते हैं। तो ये समझ में आ गया इफेक्ट, ठीक है। अगर आपको कपड़े अच्छे से धोने हैं तो टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे पानी का और उसमें डिटर्जेंट भी डालेंगे, तो दोनों भी मिला के सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और क्लीनिंग प्रोसेस आसान हो जाएगा। तो ये हटा देते हैं। टेम्परेचर का देखते हो थोड़ा सा, अब देखो सिर्फ दो एक्सेप्शन है इसमें, एक है मोल्टन कॉपर, पूरा लिखना, एक है मोल्टन कैडमियम, मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम, ठीक है। इन दोनों में उल्टा होता, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। सिर्फ ये दो एक्सेप्शन याद रखो, मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम, पिघला हुआ कॉपर, पिघला हुआ कैडमियम। बाकी सारे लिक्विड में जनरली फॉर ऑल लिक्विड एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, या टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज। बट फॉर मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन आल्सो इंक्रीजेस। सिर्फ ये दो एक्सेप्शन याद रखना फिल इन द ब्लैंक के लिए। बाकी सभी लिक्विड में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे सरफेस टेंशन वैसे वैसे कम होते जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखो ये कंडीशन, एट बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का एग्जांपल लेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कितने डिग्री पे आता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, या बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए, दूसरे मटेरियल के लिए दूसरा। तो याद रखो एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन हो जाएगा 0। किसी ने पूछा एट क्रिटिकल टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन क्यों 0 है, तो उसका एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूं, वो ध्यान रखो। ये नोट में याद रखना, फिल इन द ब्लैंक के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये भी। तो हमने लिखते समय पूरा साथ में लिखा है, डेफिनेशन आई तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, पर ये 2 पॉइंट नोट के लिए फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना। ऐसे ये दो मटेरियल है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन भी इंक्रीज होगा, अदरवाइज इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी सभी लिक्विड में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा फिर से देखो, स्टार्टिंग में समझाया था, ये है हमारी सरफेस फिल्म, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स है दे आर एक्टेड बाय नेट रिजल्टेंट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो बाउंडेड है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट वाटर के लिए हम ले लेते 100 डिग्री सेल्सियस, वहां पे क्या होता है ये मॉलिक्यूल्स फ्री होने लगते हैं, वाटर वेपर्स तैयार हो रहे। अब ये मॉलिक्यूल फ्री है, बाउंडेड ही नहीं है कोहेसिव फोर्स से, तो कोहेसिव फोर्स ही खत्म हो गया तो सरफेस टेंशन भी खत्म हो गया, सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा 0। तो हमने क्या देखा था, वो मॉलिक्यूल जो सरफेस फिल्म में है वो बाउंडेड है, ठीक है,
डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा पर वो सरफेस पे बाउंडेड है, उनको आजू बाजू वाले ने होल्ड करके रखा है, इसीलिए स्मॉल इंसेक्ट उस पे चल सकते हैं। अब आप वाटर को हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, तो देखो वेपर्स निकलेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिल गई कि ये मॉलिक्यूल फ्री हो गए। अब वो कोहेसिव फोर्स से बाउंडेड नहीं है, मॉलिक्यूल्स फ्री हो रहे, सरफेस वाले मॉलिक्यूल फ्री हो रहे, सरफेस वाले मॉलिक्यूल फ्री हो रहे, मतलब सरफेस टेंशन जीरो। ये फिल इन द ब्लैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एट क्रिटिकल टेम्परेचर या हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, और जब आप उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये याद रखना, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस के वो बाउंडेड नहीं है, अब वो फ्री हो रहे, कोहेसिव फोर्स खत्म, तो अब सरफेस टेंशन जीरो। ये हो गया इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। थोड़ा सा इसके रिलेटेड और बताता, पहले ये देख लो। तो ये 2-3 पॉइंट फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना। अब देखो आगे, अब अगर किसी ने पूछा एंगल ऑफ कांटेक्ट काय पे डिपेंड करता, तो बेटा जैसे सरफेस टेंशन है, मैंने पहले ही बताया कि हम पढ़ रहे सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन की वजह से ही एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, यानी शेप जो भी बन रहा, या तो कॉन्वेक्स बन रहा या कॉन्केव बन रहा, वो किसकी वजह से बन रहा, बिकॉज ऑफ कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, यानी सरफेस टेंशन की वजह से बन रहा। उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो किसी ने पूछा एंगल ऑफ कांटेक्ट काय पे डिपेंड करता, तो हम बोलेंगे इंप्यूरिटी और टेम्परेचर पे। काय पे डिपेंड करेगा, इंप्यूरिटी और टेम्परेचर। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट में भी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, डिक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होगा। सेम ऐसे सरफेस टेंशन का जो इफेक्ट था वही, तो सरफेस टेंशन की वजह से ही एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा, या फिर जो शेप बन रहा कॉन्वेक्स या कॉन्केव, शेप ऑफ मेनिस्कस जो बन रहा, वो सरफेस टेंशन की वजह से ही बन रहा। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। इन द सेम वे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, डिक्रीज। एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट आल्सो डिपेंड ऑन इंप्योरिटी। एंड हम इसमें एक चीज ऐड करेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड ऑन सॉलिड लिक्विड पेयर। अगर सॉलिड है ग्लास और लिक्विड है केरोसिन, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ और रहेगा। सॉलिड वही रखेंगे ग्लास, अगर लिक्विड बदल दो मर्क्यूरी, यानी पेयर बदल गई, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बदल जाएगा। पर अगर पेयर फिक्स है तो चाहे मैं गिनूं, चाहे अमेरिका में कोई गिने, चाहे पाकिस्तान में कोई गिने, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है या 30 डिग्री है तो 30 आएगा, इधर एंगल ऑफ कांटेक्ट 120 डिग्री है तो 120 डिग्री ही आएगा सब जगह। अगर इंप्यूरिटी है या तो ग्लास सरफेस पे या लिक्विड में कुछ इंप्यूरिटी है तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बदल जाएगा, या टेम्परेचर बदला तो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट बदल जाएगा। तो याद रखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट आल्सो डिपेंड्स ऑन इंप्यूरिटी एंड टेम्परेचर, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सॉलिड लिक्विड पेयर। पर अगर सॉलिड लिक्विड पेयर सेम है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हर जगह सेम रहेगा, यानी मैं गिनूं, तुम लोग गिनो, कोई भी गिने, अगर टेम्परेचर है सेम है और इंप्यूरिटी नहीं है, पेयर भी सेम रखा है, तो हर एक के लिए ग्लास और केरोसिन का अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट किसी के लिए 30 है तो सबके लिए वो 30 ही आएंगे शेप के हिसाब से। ठीक है, तो याद रखो, किसी ने पूछा एंगल ऑफ कांटेक्ट काय पे डिपेंड करता, इंप्यूरिटी पे, टेम्परेचर पे एंड सॉलिड लिक्विड पेयर, यानी कौन सी पेयर है, इन दोनों की पेयर है या इन दोनों की पेयर है या प्योर वाटर एंड ग्लास की पेयर है, उस पे डिपेंड करेगा। तो इंप्यूरिटी नहीं है, टेम्परेचर भी सेम है, सॉलिड लिक्विड पेयर भी सेम है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट सबके लिए, चाहे मैं गिनूं इन दोनों का 30 है तो 30 आएगा, इन दोनों का अगर 120 है तो 120 ही आएगा हमेशा। तो सॉलिड लिक्विड पेयर फिक्स है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी उनका फिक्स रहेगा। तो याद रखना, किसी ने पूछा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या पे डिपेंड करता, तो हम बोलेंगे इंप्यूरिटी पे, टेम्परेचर पे एंड इट डिपेंड्स ऑन सॉलिड लिक्विड पेयर। तो फर्स्ट इस पे डिपेंड करेगा, सेकंड इस पे और थर्ड इस पे। फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर, यानी मैं एक ही ले रहा ये, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट फिक्स रहेगा। हाँ, ये 30 डिग्री बदल सकता, कब, या तो हम लिक्विड में इंप्यूरिटी डाल दे या सरफेस पे इंप्यूरिटी डाल दे, या हम लिक्विड का टेम्परेचर क्या कर दे, चेंज कर दे, तो चेंज होगा। अदरवाइज सॉलिड लिक्विड पेयर अगर ये फिक्स है, ग्लास एंड केरोसिन, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी फिक्स रहेगा।
ये थोड़ा सा देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट कभी आता है, एक नोट डाउन कर लो, नोट्स में है सब, देख लेना, पढ़ लेना उसमें से एक बार। तो ये नोट डाउन करो। तो ये याद रखना, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेम्परेचर और सरफेस टेंशन, वैसे ही इफेक्ट रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, इम्प्यूरिटी पे, एंड डिपेंड्स ऑन सॉलिड लिक्विड पेयर। फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर, अगर सॉलिड लिक्विड पेयर फिक्स है और इम्प्यूरिटी और टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट फिक्स रहेगा। तो इसके बाद हम लेंगे एक्सेस प्रेशर वाला, ये नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब देखेंगे एक्सेस प्रेशर। शेप ऑफ द मेनिस्कस देख के ही पहचान सकते कि एक्सेस प्रेशर किधर है, ठीक है। ये है कॉनकेव शेप, कॉनकेव मेनिस्कस भी बोल सकते हैं। ये है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, और ये है हमारा प्लेन, ठीक है। अगर मान लो ये जो प्लेन सरफेस वो है जहां सॉलिड लिक्विड का कांटेक्ट नहीं है, पहले भी बताया है कि अगर बड़ा कंटेनर है समझो ऐसा, तो पार्शियली वेट है, तो यहाँ ऐसा शेप चेंज दिखेगा आपको, यहाँ नहीं दिखेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा। जहाँ सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट में है वहीं पे ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये या ये, बट जहाँ सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट में नहीं है वहां सरफेस स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है वो पहचानेंगे। इसको बेटा देते हैं, तो आप शेप देख के बता सकते हैं कि प्रेशर कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ठीक है। तो ये देखो, ये समझो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये है समझो ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट है, यहाँ पे भी ऊपर ए पॉइंट और एक जस्ट बिलो बी पॉइंट। तो नीचे लिक्विड है, अब लिक्विड बनाऊंगा तो सब मिक्स हो जाएगा, इधर लिक्विड है सब जगह याद रखना है, और ऊपर है एयर। यहाँ पे नीचे लिक्विड है ऊपर है एयर, यहाँ नीचे लिक्विड है ऊपर है एयर। चाहे तो आप कंटेनर बना ऐसा कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब अपन ने जब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिखा था तो हमने कंसीडर किए थे एक मॉलिक्यूल की लाइन, इमेजिनरी लाइन। तो उस मॉलिक्यूल पे इधर से भी सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट होगा, इधर से भी, यानी इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। दोनों तरफ से मॉलिक्यूल पे फोर्स एक्ट हो रहा, एंड इट विल बिहेव लाइक, बताया था, इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। और उस छोटे से सरफेस टेंशन पे, यानी इधर से उधर से फोर्स खींच के रख रहा उस मॉलिक्यूल को, तो स्मॉल इंसेक्ट इस मॉलिक्यूल की लाइन पे चल सकता है। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हमने लिखा था, फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन हमने वहां कंसीडर किया था, ठीक है। तो मॉलिक्यूल पे दोनों तरफ से फोर्स एक्ट हो रहा, तो समझो ये बी मॉलिक्यूल यहाँ ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से हटा के, तो इस पे सरफेस टेंशन आएगा इधर, दूसरे कलर से बता देते। तो ये एक बार देखो पहले, याद रखना मॉलिक्यूल जो एक कंसीडर किया है उस पे इधर से भी फोर्स एक्ट हो रहा, इधर से भी फोर्स एक्ट हो रहा, इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। टेंशन में है ये मॉलिक्यूल, तो इस पे स्मॉल इंसेक्ट आराम से चल सकेंगे, वही अब यहाँ बनाने वाले हैं, ध्यान। तो पहले शेप देख के आप लोग प्रेशर डिसाइड कर लो। यहाँ से नीचे दबा हुआ है, मतलब बाहर का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। यहाँ से दबा दो, यहाँ से ऊपर की तरफ है, मतलब इधर प्रेशर ज्यादा है, तभी शेप ऐसा बना है। आप लोग बलून का एग्जांपल देखो, बलून को जब आप फूला लेंगे ऐसे, तो ये देखो ये शेप ऐसा बना, तो डेफिनेटली हम अंदर हवा भर रहे हैं, तो बाहर से ज्यादा प्रेशर हम लोगों ने अंदर रखा है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है अंदर और यहाँ प्रेशर कम रहेगा, याद रखना। तो हम जितना ज्यादा उसको बलून को फुलाते जाएंगे, शेप देखो बढ़ते जाएगा ऐसा, ठीक है। तो शेप ऊपर से पहचान सकते हैं कि जहां ऐसा कॉन्केव है वहां प्रेशर ज्यादा है, जहां कॉन्वेक्स है वहां प्रेशर कम है। तो यहाँ से इधर प्रेस हुआ है, डेफिनेटली यहाँ प्रेशर ज्यादा है बाहर का, अंदर प्रेशर कम है। अब इधर लिक्विड में अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो ऐसा शेप है, बाहर का प्रेशर कम, और स्ट्रेट है सरफेस, तो दोनों तरफ से प्रेशर सेम। तो आप देख के भी पहचान सकते हैं, तो वही अब हम थ्योरेटिकल लिखने वाले हैं। यहाँ आउटर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ दोनों जगह प्रेशर सेम। बलून का शेप देखो, बलून का शेप, ये बलून का माउथ समझो, ये फुलाने के बाद ऐसा, तो यहाँ से ऐसा है देखो कॉन्वेक्स, तो इधर प्रेशर, सॉरी ये कॉन्केव है, तो बाहर कॉन्वेक्स है, इधर प्रेशर हाई है अंदर, और बाहर कॉन्वेक्स तरफ प्रेशर लो,
कॉन्केव की तरफ प्रेशर लार्ज, इधर से कॉन्केव है, बाहर से कॉन्वेक्स है, तो इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम। ठीक है, शेप से आप प्रेशर पहचान सकते हैं, देख लो पहली बार। तो यहाँ से प्रेस किया है मतलब बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है। यहाँ से इधर है ऐसे, तो ये प्रेशर ज्यादा है अंदर का, और बाहर का प्रेशर कम। और फ्लैट सरफेस है तो दोनों तरफ प्रेशर सेम। वो एक्सप्लेन करना देख रहे हो। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे बी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, एक इधर एक इधर। तो रिजल्टेंट फोर्स किसकी तरफ आएगा, ये एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। तो दिस इज रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो यहाँ मॉलिक्यूल था ए और ये मॉलिक्यूल हमने बना लिया बी। तो रिजल्टेंट फोर्स इस सरफेस टेंशन का और इस सरफेस टेंशन का यानी फोर्स जो मॉलिक्यूल पे एक्ट हो रहे थे उसका रिजल्टेंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे आउटवर्ड प्रेशर इज मोर एज कंपेयर टू इनवर्ड प्रेशर। और एक प्रेशर आप और बना सकते हैं यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बताएंगे, इसको लिखेंगे एफ ए और ये है हमारा एफ टी। तो देखो फोर्स डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो बाहर प्रेशर मैक्सिमम है, ठीक है, और अंदर प्रेशर कम है, इसलिए शेप ऐसा। देखो यहाँ देखो, तो एक तो वो बना ही लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स, ठीक है, वो तो है बाहर। नाउ ये बी मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस पे कंसीडर करेंगे, ये एक इधर मॉलिक्यूल पे फोर्स, एक इधर मॉलिक्यूल पे फोर्स, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफ टी रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ लिक्विड के बाहर था तो लिक्विड के बाहर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड के अंदर प्रेशर ज्यादा है। तो याद रखो रिजल्टेंट फोर्स बाहर है तो प्रेशर बाहर है, लिक्विड के अंदर प्रेशर कम है मतलब। अब यहाँ रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड के अंदर है, देखो रिजल्टेंट फोर्स जो आया है सरफेस टेंशन का इस मॉलिक्यूल पे, ये मॉलिक्यूल है इधर पुल कर रहे इधर पुल कर रहे, बताया था ना फ्री लिक्विड सरफेस पे एक ऐसा ऐसा स्ट्रेट था जब सरफेस, अब सरफेस कर्व है तो एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, तो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड के अंदर है, तो रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड के अंदर है तो प्रेशर वहां मैक्सिमम। यहाँ बाहर की तरफ है रिजल्टेंट फोर्स आउटसाइड द लिक्विड, तो आउटसाइड द लिक्विड प्रेशर ज्यादा है, यहाँ इनसाइड द लिक्विड है तो इनसाइड द लिक्विड प्रेशर ज्यादा है। तो जैसे डायग्राम देख के पहचान सकते हैं, पर आप लोग को लिखने के लिए आया तो जो मैं बता रहा हूँ वो खाली वर्ड्स में आप लोग को लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि सरफेस टेंशन की ये दो फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन इज आउटवर्ड, तो आउटवर्ड प्रेशर इज मोर एज कंपेयर टू इनवर्ड प्रेशर, इसीलिए शेप कैसा बना है, शेप कैसा बना है कॉनकेव। यहाँ पे सरफेस टेंशन का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनसाइड द लिक्विड, तो इनसाइड द लिक्विड प्रेशर ज्यादा है, तो इसीलिए शेप क्या बना है कॉन्वेक्स। हम इधर से देखेंगे ये कॉन्वेक्स ये कॉन्वेक्स। अब वो प्लेन सरफेस का बता दो एक बार, ये देखिए तो ऐसे थ्योरेटिकल लिखना है आप लोगों का। अब जहां प्लेन सरफेस है देखो प्रेशर सेम आना चाहिए, तो ये मॉलिक्यूल यहां है समझो, ठीक है, बी सरफेस पे कंसीडर कर लेंगे, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो एफ टी इधर ले लो एक एफ टी इधर ले लो, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, और सरफेस स्ट्रेट है तो न फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट न डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेट रिजल्टेंट जीरो है, इसलिए प्रेशर आउटसाइड एंड प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज सेम। तो याद रखना ऐसा फिर से बता रहा, जहां सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट में नहीं है ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर एक कंटेनर ऐसा है तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट देखने को मिलेगा, हाँ जहां टच हो रहा वहां ऐसा भी शेप हो सकता, अगर लिक्विड वेट कर रहा पार्शियली या वेट नहीं कर रहा तो फिर ऐसा शेप देखने को मिलेगा, ये मर्क्यूरी का हो गया समझ। पर जहां सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट में नहीं है वहां आपको स्ट्रेट मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ और यहाँ प्रेशर दोनों जगह सेम है। तो जहां सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट में नहीं है वहां शेप चेंज नहीं होगा, ना कॉन्वेक्स ना कॉनकेव, तो स्ट्रेट रहेगा बीच में, तो वहां प्रेशर ऊपर और नीचे सेम। तो शेप पर से पहचान सकते, पर लिखने के लिए आया तो ऐसे लिखना जो मैंने बताया आप लोगों को। तो यहां से प्रेस कर रहे हैं हम लोग समझो, तो इधर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे इधर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो ये कॉनकेव है ये कॉन्वेक्स है,
इस पे ये है सरफेस टेंशन के फोर्स उस मॉलिक्यूल बी पे, तो रिजल्टेंट फोर्स आया अपवर्ड डायरेक्शन में जो आउटसाइड द लिक्विड है, तो आउटसाइड द लिक्विड प्रेशर ज्यादा है, इनसाइड द लिक्विड प्रेशर कम है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स आउटसाइड है तो प्रेशर इधर ज्यादा है। ये है सरफेस टेंशन के फोर्स मॉलिक्यूल बी पे, नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इनसाइड द लिक्विड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनसाइड द लिक्विड, तो इनसाइड द लिक्विड प्रेशर ज्यादा है, इधर से प्रेशर ज्यादा है और बाहर से प्रेशर कम। अब यहाँ पे नेट रिजल्टेंट 0 है, तो बाहर और अंदर दोनों जगह प्रेशर सेम। देख लो एक बार, तो देख लो एक बार फिर से, शेप के हिसाब से लिखना है। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल पे टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल, ये है हमारे कौन से फोर्स, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, आउटसाइड द लिक्विड, तो आउटसाइड द लिक्विड प्रेशर ज्यादा है तो शेप ऐसा बनेगा, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रेशर ज्यादा, आउटसाइड प्रेशर ज्यादा है, इनसाइड द लिक्विड प्रेशर कम है, ऐसा शेप दिख रहा है। देखो तो यहाँ टेंजेंट बना है, ये है उस मॉलिक्यूल पे, बी मॉलिक्यूल पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इनसाइड द लिक्विड, तो इनसाइड द लिक्विड प्रेशर ज्यादा है तो शेप ऐसा बनेगा, कॉन्वेक्स। अब ये शेप कहाँ देखने को मिलेगा, समझ में आया था ना, जहाँ सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट में नहीं है वहां सरफेस स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि वहां सरफेस टेंशन इधर और इधर मॉलिक्यूल पे जो एक्ट हो रहा है वो नेट रिजल्टेंट 0 है, तो फिर आउटसाइड और इनसाइड दोनों जगह प्रेशर सेम रहेगा। ध्यान रखो, हम ये जो बी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वो जस्ट बिलो द सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिलो अगर चले गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ठीक है, पर दूसरा प्रेशर चालू हो जाएगा, गेज प्रेशर, एच रो जी। इसलिए जो बी पॉइंट है ये जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड या जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द लिक्विड है, याद रखना। ये बी पॉइंट सरफेस पे कंसीडर कर रहे हैं या उसके जस्ट क्लोज, अगर आप ये बी पॉइंट बहुत अंदर कंसीडर करेंगे तो फिर गेज प्रेशर चालू हो जाएगा। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हुआ है गेज प्रेशर अपना, तो ये ध्यान रखना, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट आर जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो एक अबव द है, ए एयर में, और बी जस्ट लिक्विड के सरफेस पे या जस्ट सरफेस के अंदर, ध्यान रखना। तो शेप देख के पहचान सकते हैं, इधर से प्रेशर ज्यादा होगा, इधर से प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ दोनों जगह प्रेशर सेम। तो फिर लिखते समय लिखना है, यहाँ रिजल्टेंट फोर्स आउटवर्ड है, आउटसाइड द लिक्विड, तो आउटसाइड द लिक्विड प्रेशर ज्यादा है। यहाँ रिजल्टेंट फोर्स जो सरफेस टेंशन का है वो इनसाइड द लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो ये शेप ऐसा बन गया कॉन्वेक्स, ये बन गया कॉन्केव, और ये प्लेन सरफेस है, यानी दोनों जगह प्रेशर सेम। ये हमारे आगे काम आएगा कैपिलरी एक्शन में, इधर प्रेशर ज्यादा है, तो अगर मैं बाहर का प्रेशर लिखूं P1 और अंदर का प्रेशर लिखूं P2, सो वी कैन से P1 इज ग्रेटर देन P2। यहाँ पे वैसे ये P1 P2, तो अंदर वाला ग्रेटर है, P2 इज ग्रेटर देन P1, और यहाँ लिखेंगे P1 P2, सो लिखेंगे P1 इज इक्वल्स टू P2। तो शेप देख के आप पहचान सकते हैं कि प्रेशर कहाँ ज्यादा है, जैसे बलून का एग्जांपल बताया वो याद रखो, ये नोट डाउन कर लो एक बार। देखो अभी तो हमने देखा एक्सेस प्रेशर शेप ऑफ द मेनिस्कस के हिसाब से, अब हम देखने वाले हैं एक्सेस प्रेशर की प्रेशर किधर ज्यादा है वो हमने देखा। अब हम एक्सेस प्रेशर देखने वाले हैं लिक्विड ड्रॉप के लिए, तो समझो ये है लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। अंदर से शेड करना है उसको, पहले मार्क कर लेते, रेडियस आर है इसकी, रेडियस है आर, ये लिक्विड ड्रॉप है, तो अंदर पूरा लिक्विड ही है, एक ही तरफ से एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। अब शेप देखो, फिर से यहाँ बना लेते, अगर आप शेप देखेंगे तो इधर से कॉन्केव है, इधर से, और ये कॉन्वेक्स है इधर से, तो डेफिनेटली इंटरनल प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक्सटर्नल प्रेशर कम है, सो एक्सेस प्रेशर आएगा will be equal to PI minus PO। हमको इसका आंसर निकालना है, एक्सेस प्रेशर का आंसर फाइंड आउट करना है, PI minus PO। देख लो ठीक है, तो यहाँ पे जो PI है वो है प्रेशर इनसाइड the drop, and PO
इज प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप। तो शेप देख के हम लोग पहचान सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा था, अगर ऐसा शेप है तो इधर से प्रेशर ज्यादा है लिक्विड के इसमें, और अगर ऐसा शेप है तो लिक्विड के अंदर प्रेशर ज्यादा है। यहाँ बाहर प्रेशर ज्यादा था, यहाँ लिक्विड के अंदर प्रेशर है। अभी समझाया था ये, ठीक है। ये लिक्विड था इधर और यहाँ पे भी इधर लिक्विड, इधर से प्रेशर ज्यादा है। अब ये शेप है तो इधर से प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ से देखो ये इतना पोर्शन देख लो, तो इधर से देखेंगे, इधर से तो कॉनकेव है, मतलब इधर से प्रेशर ज्यादा है, इधर से कॉन्वेक्स है, मतलब इधर से प्रेशर कम है। तो एक्सेस प्रेशर का इक्वेशन ज्यादा कितना है वो निकालना है, तो हम करेंगे पी आई, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों का डिफरेंस, तो एक्सेस प्रेशर निकल जाएगा। तो लिक्विड ड्रॉप में किसी ने पूछा प्रेशर कहाँ ज्यादा है, तो याद रखना इंटरनल प्रेशर ज्यादा है पी आई, और एक्सटर्नल जो आउटर प्रेशर है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही बताया था कि ये शेप के देखो, इधर से प्रेस हुआ है, मतलब तो इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है। यहाँ से इधर है तो अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम, तो यहाँ पे भी शेप देख के पहचान रहे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर का इक्वेशन डिराइव करना है। तो याद रखना लिक्विड ड्रॉप, फ्री लिक्विड ड्रॉप जो सब तरफ से एयर के कांटेक्ट में है, तो पहले भी बताया है मिनिमम सरफेस एरिया किसका रहता, स्फेरिकल शेप का। तो फ्री लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप में ही रहेगा जैसे यहाँ बताया, ठीक है। तो अब ध्यान दो, प्रूफ शुरू कर रहे हैं, यहाँ से ही शुरू हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ये आया तो एग्जाम में आएगा फॉर 3 मार्क्स। डिराइव द इक्वेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, या इसको लैपलेस लॉ भी बोलते हैं, तो वो हम लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। नाउ इनिशियल एरिया A1, इट इज इनिशियल एरिया। स्टेप देखना क्या कर रहा है, इनिशियल एरिया, अभी उसका एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर का एरिया। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा वर्क करेंगे एकदम कम, और थोड़ी सी इसकी रेडियस बड़ा कर देंगे हम लोग, ठीक है। हमको जैसे हमने पहले भी फॉर्मूला बताया, वर्क डन इन मेकिंग अ लिक्विड ड्रॉप, वर्क डन का फॉर्मूला बताया मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे हम इसकी रेडियस थोड़ी बढ़ाने वाले हैं। रेडियस कितनी बढ़ाने वाले हैं, स्मॉल रेडियस, सच दैट फोर्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो रेडियस बढ़ाया है वो लिखेंगे हम डेल्टा आर। सो डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस, तो लिखेंगे डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस, बहुत ही स्मॉल इंक्रीज है रेडियस, very small increase in radius. So new area can be written as A2 is equals to final area, नया एरिया, वो साइज बड़ी हो चुकी है उसकी, हमने एरिया बढ़ा दिया है, it is equals to आएगा 4 पाई, पहले रेडियस थी r, अब उसमें ये भी ऐड कर दो तो टोटल रेडियस हो गई r प्लस डेल्टा r, तो it becomes r प्लस डेल्टा r होल थिंग स्क्वायर। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जब डेरिवेशन के स्टेप आगे आएंगे तो अपना वो क्लियर हो जाएंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लो, क्या देखते आगे फिर, ठीक है। तो ध्यान दो, आगे कर रहे हैं, समझ में आ जाएंगे स्टेप्स ऐसे क्यों लिख रहे हैं, अभी ध्यान में आ जाएंगे। सो फाइनल एरिया हम लोग लिखेंगे A2 इज इक्वल टू इसका एक्सपांशन 4 पाई, ब्रैकेट में लिख रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन लिख रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ट्वाइस r इंटू ये डेल्टा r, ब्रैकेट में डाल देते, प्लस b स्क्वायर यानी डेल्टा r स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा ये है। अब देखो डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, यानी समझो है 0.01 सेंटीमीटर। एक तो ड्रॉप इतना सा, ये देखो ये ब्लैक डॉट बताया, उतना ड्रॉप है समझो लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप इतना बड़ा नहीं रहेगा, इतना बड़ा ड्रॉप गिर रहा है नीचे, ऐसा नहीं होगा, तो ड्रॉप इतना सा रहेगा, छोटा सा। अब उसकी रेडियस इंक्रीज करेंगे तो वो और भी छोटी रहेंगी, ठीक है। अब इनिशियल रेडियस इतनी कम है तो डेल्टा आर तो हमने लिखा ही है कि इट शुड बी वेरी स्मॉल, ये देखो क्या लिखा है कि डेल्टा आर की वैल्यू होनी चाहिए वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब सपोज इट इज 0.01 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर
डेल्टा आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो 0.0001, यानी पहली वैल्यू स्मॉल थी, अब स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू और स्मॉल हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू इसमें ऐड करेंगे नहीं तो भी चलेगा। देखो समझना क्या बोल रहे हैं, डेल्टा आर की वैल्यू स्मॉल है 0.01, पर डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू अगर इसका स्क्वायर ले तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो स्क्वायर हो गया 0.0001, यानी वैल्यू और कम हो गई। तो हम इसीलिए अब इतनी छोटी वैल्यू ऐड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, तो हम कर रहे हैं निग्लेक्ट डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये वहां लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैंने समझा दिया कि हम क्यों उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉप इतना सा रहेगा। अब उसमें इंक्रीज इन रेडियस बोल रहे हैं हम, वेरी वेरी स्मॉल, एक्चुअल में रेडियस बहुत स्मॉल है, समझो 1 सेंटीमीटर रेडियस है, इतनी भी नहीं रहेगी पर इससे भी कम रहेंगे। तो इंक्रीज 0.01 सेंटीमीटर बहुत स्मॉल हो गया, अब उसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और भी स्मॉल हो जाएंगी। अब ये वैल्यू उसमें ऐड करो नहीं करो फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यू अगर मैं 1.0001 लिख रहा तो ये 0001 नहीं भी लिखो, डायरेक्ट अप्रोक्सीमेटली 1 लिख लूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो डेल्टा आर स्क्वायर है वो हम यहाँ एडिशन में से निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं देखो, अच्छा एक मिनट, एरिया A2 लिख लेता मैंने। सो A2 इट इज इक्वल्स टू 4 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 टू 8 पाई आर, 8 पाई आर, ये आ गया 4 टू 8 पाई आर, और ये डेल्टा, ये हमने निग्लेक्ट कर दिया, इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया। तो ये 4 पाई इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब देखो, अब हमने ये बताया है कि हमने पहले जो इनिशियल रेडियस थी उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो हमने वर्क डन निकालने के लिए ये किया है, और वर्क डन का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला था सरफेस एनर्जी वाला P into dA। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू P into dA, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, वो रिलेशन अगर याद होगा तो देखो। तो इसीलिए हमने पहले इनिशियल एरिया निकाला, फिर हमने बोला है कि हमने थोड़ा सा वर्क किया है उसकी रेडियस को इंक्रीज करने के लिए। रेडियस इंक्रीज किया है मतलब सरफेस एरिया भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। देखो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला है P into dA। ये है हमारा रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ये है सरफेस एनर्जी, वर्क डन को हमने सरफेस एनर्जी लिखा था, ये सरफेस टेंशन, और ये एरिया जो चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हमने पहले लिखा है इनिशियल एरिया, फिर लिखा है फाइनल एरिया। तो पहले चेंज इन एरिया निकालेंगे और इसमें डालेंगे। तो यहां लिख लेते, तो T है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। जस्ट अ मोमेंट, ये तो नोट डाउन करो, सॉरी कॉल आ गया था। ठीक है, तो हम चेंज इन एरिया निकालेंगे, BA इट इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ध्यान दो, इनिशियल एरिया ये है और फाइनल एरिया हम लोग का ये, तो डायरेक्ट माइनस करके आंसर लिख दो वहां पे। ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल, बचेगा खाली आंसर 8 पाई आर डेल्टा आर। सो हमारा वर्क डन का आंसर हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू P इनटू चेंज इन एरिया 8 पाई आर, इसको 8 पाई आर, और ये हमारा डेल्टा आर। तो ये हमारा वर्क डन हो गया एक मेथड से। तो हम इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी मेथड से वर्क डन निकालेंगे और बाद में दोनों को इक्वेट करेंगे। अब हमको निकालना है प्रेशर, तो दूसरी जो वर्क डन की इक्वेशन आएगी उसमें प्रेशर आना जरूरी है। ठीक है, तो वो देखते कैसे आएगा। पहले यहां तक देख लो, फिर से देखो, हम वर्क डन लाने के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो इसको हमने रेडियस थोड़ी बड़ी किया है, तो वर्क डन किया है। वर्क डन का फॉर्मूला है P, सरफेस टेंशन, ये है हमारा सरफेस टेंशन, ये है सरफेस एनर्जी, दिस इज रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, और ये DA चेंज इन एरिया। तो हमने पहले इनिशियल एरिया लिया, फिर एरिया थोड़ा सा बड़ा हुआ है क्योंकि रेडियस चेंज हुई है, तो
तो इनिशियल एरिया A1 और फिर हमने निकाला A2, उसमें डेल्टा आर स्क्वायर निगलेक्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, उसको रखना नहीं है, और बता दिया क्यों, क्योंकि इट इज वेरी वेरी स्मॉल और उसका स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा, इतना स्मॉल कि आप नहीं भी ऐड करेंगे चल जाएगा। तो ये निकल गया वर्क डन हमारा एक मेथड से। तो मैं डायग्राम मिटा देता बेटा, डायग्राम कोई काम की नहीं, मतलब काम की है, ड्रॉ तो करना ही है, पर अभी फिलहाल जगह नहीं है इसलिए वो डायग्राम में मिटा रहा। अब सेकंड केस में वर्क डन निकालेंगे, और वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डेल्टा आर। तो एक वर्क डन हमने ये चैप्टर के हिसाब से निकाला है, वर्क डन ये सरफेस एनर्जी और ये सरफेस टेंशन उसके हिसाब से ये निकाला है हमने, ये हटा देते हैं। अब दूसरा वर्क डन ये फॉर्मूले से निकालेंगे, तो दोनों इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे तो हमारे को हमारा आंसर मिल जाएगा, आएगा प्रेशर। तो अब देखो ध्यान देना क्या लिख रहे हैं, प्रेशर PI माइनस PO यानी एक्सेस प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, पर कौन सा एरिया लेंगे इनिशियल, क्योंकि अभी बड़ा नहीं किया है, इनिशियल एरिया ले रहे हैं हम लोग, तो इनिशियल फोर्स जो है, अब डेल्टा आर इतना स्मॉल है कि फोर्स अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे कांस्टेंट, अगर डेल्टा आर की वैल्यू बहुत बड़ी होंगी तो फोर्स भी चेंज होगा, तब आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे, पर अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पा रहे हैं क्योंकि हम फोर्स को अप्रोक्सीमेटली क्या कंसीडर कर रहे हैं कांस्टेंट, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू है वेरी वेरी स्मॉल, सो फोर्स विल नॉट चेंज। तो इनिशियल एरिया लेना, तो F की जगह आ जाएगा PI माइनस PO इंटू इनिशियल एरिया ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो एक वर्क डन हमने चैप्टर के हिसाब से निकाला है, दूसरा वर्क डन हम हमारे पुराने बेसिक फॉर्मूले पर से निकाल रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वो वर्क डन निकालेंगे, फिर दोनों वर्क डन खाली इक्वेट करेंगे, देख लो एक बार। तो यहाँ पे इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ध्यान दो, तो ये वर्क डन निकलेगा फोर्स यानी ये PI माइनस PO इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ये हमारा डेल्टा आर, दिख रहा है देखो वहां तक क्लियर है, ठीक समझ में आ रहा ना क्या किया है। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये वर्क डन निकला है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। फिर से देखो, एक हमने लिया है लिक्विड ड्रॉप, उसका इनिशियल एरिया ये था, हमने उसकी थोड़ी सी रेडियस इंक्रीज किया है डेल्टा आर वेरी वेरी स्मॉल, तो नया एरिया ये निकल गया। हमने ये क्यों निकाला है चेंज इन एरिया, क्योंकि हम ये रिलेशन यूज करने वाले हैं वर्क डन का, जो ये चैप्टर में हमने लिया है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन, सॉरी रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ये है सरफेस एनर्जी, ये है सरफेस टेंशन, और ये है चेंज इन एरिया। तो ये वर्क डन निकल गया एक फॉर्मूले से। फिर हम दूसरा वर्क डन निकालेंगे, ये यहाँ पे आ गया वर्क डन, दूसरा वर्क डन निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसमें प्रेशर का फॉर्मूला लिया है फोर्स अपॉन एरिया। तो अब दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे वहां से, तो हम ये मिटा रहे हैं, ये देखो, तो यहाँ इक्वेट करते, ये नोट डाउन कर लो एक बार, रुक जाते 2 मिनट, और ये एक बार लिख के देख लेना, हार्ड नहीं है, बस एक बार स्टेप समझ में आने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो पहले ये बता देना कि वर्क डन निकाल रहे हैं, फिर वर्क डन तो समझ में नहीं आता। अब देखो ध्यान में आया, वर्क डन एक मेथड से निकाला, अब वर्क डन दूसरे मेथड से निकाला, इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है। तो हमने ये जो फॉर्मूला है हमने ये चैप्टर में डिराइव किया है, और ये फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है पहले से, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखो, पहले हमने इनिशियल एरिया लिखा, बाद में उसकी रेडियस थोड़ी सी स्मॉल डेल्टा आर से चेंज किया है, डेल्टा आर स्क्वायर को यहाँ निगलेक्ट करो, तो ये चेंज इन एरिया। स्टेप्स जस्ट लिख के देख लेना, बहुत इजी है, बट अगर रट्टा मार के करने की कोशिश करेंगे ना बेटा तो ये लिख नहीं पाएंगे। क्या कर रहे समझो, एरिया का फॉर्मूला स्फीयर का पता है 4 पाई आर स्क्वायर, फिर हमने इंक्रीज किया है रेडियस को बाय डेल्टा आर, उसका एक्सपांशन लिख लो और डेल्टा आर स्क्वायर को निगलेक्ट करो, a1 a2 निकाल लो, फिर ba a2 माइनस a1 लिख लिया, सिंपल हो गया वर्क डन।
ये रिलेशन है बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। फिर दूसरा फॉर्मूला ले रहे हैं हम लोग वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेशर चाहिए हमको, क्योंकि हम एक्सेस प्रेशर का इक्वेशन निकाल रहे हैं तो ये आना चाहिए। तो हम प्रेशर का फॉर्मूला लिखे फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। लिख के देख लेना, बहुत इजी है। अगर आप लोग एक बार लिख के देख लेंगे ना, एग्जाम में 3 मार्क्स का ये पूरा डेरिवेशन लिखने के लिए 5 मिनट लगेंगे बस। अगर एक बार हाथ से निकल गया, रट्टा मारना नहीं है बेटा, बिना रट्टा मारे समझ के करो क्या कर रहे हैं, तो भी मिटा रहा है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग, हटाई दीजिए नोट से ही आप लोगों के पास, उसमें देख सकते हैं आप लोग। और बेटा एक बार लिख के देखना, उधर ही मत चलो कि हाँ अरे यार ऐसा करना है, अच्छा ऐसा करना है, बहुत इजी है, फिर वो एग्जाम में अटक गए तो अटक गए। ठीक है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये है, लिख रहे पहले वर्क डन, पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इट इज इक्वल्स टू, यानी ये लिख लिया पहले वर्क डन, ये हमने इक्वेशन 1 का, अब ये वर्क डन लिख रहे हैं टी इंटू 8 पाई आर और साथ में है डेल्टा आर। तो कैंसिल क्या होगा, देखो जो कैंसिल होने के बाद बचेगा वो लिख लेते, यहाँ बचेगा पी आई माइनस पी ओ यानी एक्सेस प्रेशर 4 पाई, इसके साथ कैंसिल, एक आर इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ एक आर बचा है, डेल्टा आर कैंसिल, इधर बचा है टी, ये 4 पाई इसके साथ कैंसिल हुआ और इनटू आया 2। सो पी आई माइनस पी ओ विल बी इक्वल टू, ये लिखेंगे ट्वाइस टी और अपॉन में आर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर का इक्वेशन आ गया। तो याद रखना, रेडियस के साथ एक्सेस प्रेशर का इनवर्स वेरिएशन है। किसी ने पूछा ये एक ड्रॉप है, ये दूसरा ड्रॉप है, लिक्विड किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, पर अगर किसी ने पूछा प्रेशर किसमें ज्यादा है, तो याद रखना रेडियस के साथ एक्सेस प्रेशर का इनवर्स वेरिएशन है। जितना छोटा लिक्विड ड्रॉप उतना अंदर ज्यादा प्रेशर रहेगा, रेडियस के साथ इनवर्स वेरिएशन, और लिक्विड सेम है तो सरफेस टेंशन तो सेम ही रहेगा। तो इनवर्स वेरिएशन है, ध्यान रखो इसके साथ। ठीक है, तो याद रखना ये है रेडियस r1 वाला, ये है रेडियस r2। इसकी रेडियस कम है तो प्रेशर इसमें इंटरनल ज्यादा होगा और इसमें प्रेशर इसके कंपैरिजन में कम होगा। नहीं तो बोलेंगे इसमें मास ज्यादा है पानी का, अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, नहीं इसमें ज्यादा है। रेडियस के साथ कौन सा वेरिएशन आया, इनवर्स। एक छोटी सी नोट भी बताता, वो देख लो पहले, ये यहाँ तक देख लो, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड की। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। दूसरा भी बता दे, देखिए बेटा फिर से पूरा एक बार लिख के देखना पूरा अच्छे से, और स्टेप्स कोई हार्ड नहीं है। ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखो, तो पहले चेंज इन एरिया निकालना है, फिर प्रेशर लाना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने ये सब्स्टिट्यूट किया बस। अगर 2 चीजें दिमाग में है तो स्टेप्स अपने आप फॉलो हो जाएंगे। एक बार अगर आप लोगों ने लिख के देख लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ठीक है, देख लो फिर आगे चलते हैं। इसमें एक नोट बताता, वो देख लो, आगे चलते हैं। ये नोट डाउन कर लो बेटा, एक बार लिख के देख लो और नोट्स में भी पढ़ लो, फिर इसका नोट वाला पॉइंट बताता, देख लेते फिर आगे। तो देखो नोट वाला पॉइंट अभी जो हमने कंसीडर किया था वो क्या था, लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप मतलब ऐसा है और अंदर पूरा उसमें लिक्विड है, तो जो एयर कांटेक्ट में है वो सिर्फ एक तरफ है, बाहर से, सिर्फ बाहर से एयर कांटेक्ट में है। अब अगर मैं लिक्विड ड्रॉप की जगह ले लूं सोप बबल, ये ऐसा सोप बबल, तो इंटरनल प्रेशर पी आई, एक्सटर्नल प्रेशर पीओ, इसका एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है, किसका, सोप बबल का। तो बाहर और अंदर दोनों तरफ एयर है। ठीक है, देख लो, एक बाहर और अंदर दोनों तरफ एयर है, ध्यान रखो। जबकि जब हम लिक्विड ड्रॉप ले रहे हैं तो हमने इसको शेड किया है, अंदर लिक्विड है, सिर्फ बाहर ही एयर कांटेक्ट में है। जबकि सोप बबल में अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, दोनों तरफ से फ्री लिक्विड सरफेस है।
जैसे हमने सोप फिल्म में लिया था कि सोप फिल्म इधर भी दिखेगी इधर भी, तो दोनों तरफ से एयर कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। सिर्फ लिखते समय ध्यान रखना यहाँ एक चेंज होगा, चेंज इन एरिया में इस इक्वेशन के साथ आ जाएगा हमारा इनटू 2, क्योंकि दो एरिया ले हैं, जबकि सोप बबल में सॉरी लिक्विड में एक ही तरफ से एरिया काउंट कर रहे थे, अब बाहर का एरिया और अंदर का एरिया दोनों काउंट करने हैं, तो सिर्फ एक चेंज आएगा, जो रेड पेन से कर रहा हूं वो चेंज है, ये आया 2, यहाँ एक्स्ट्रा 2 ले रहे हैं। तो यहाँ जब हम लिखेंगे 8 2 16, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ क्यों चेंज कर रहा है, अच्छा यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 16, 8 की जगह 16, ये 8 2 16, तो यहाँ हम लिखेंगे 16, तो ये जाएगा 4 into 4, और यहाँ आ जाएगा 4। तो ये है एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला फॉर सोप बबल। ट्वाइस टी अपॉन आर था लिक्विड ड्रॉप के लिए, 4t अपॉन आर है सोप बबल के लिए, ठीक है। देखो क्या चेंज किया है, जैसे लिखा है लिक्विड ड्रॉप का वैसा ही लिखना पूरा, सिर्फ यहाँ चेंज कर लेना, आखिरी में लिखना चेंज इन एरिया, जो हम एक तरफ से ले रहे थे पर अब हम यहाँ इंटू 2 कर देंगे, यहाँ एक लाइन डालना खाली कि वी आर कंसीडरिंग 2 एरिया आउटसाइड एंड इनसाइड, बिकॉज एयर इज प्रेजेंट आउटसाइड द सोप बबल एंड इनसाइड द सोप बबल, तो दोनों तरफ से फ्री लिक्विड सरफेस है। बाकी पूरा वैसे के वैसे ही लिखना, सिर्फ आखिरी जहां ये डीए करेंगे वहां इंटू 2 कर देना, क्योंकि ये जो एरिया चेंज हुआ है वो दोनों तरफ से चेंज हुआ है, अंदर से भी और बाहर से भी, अंदर से भी और बाहर से भी, इसीलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना। ये तो वैसा ही रहेगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इससे कोई मतलब नहीं है, एरिया कितना डिस्प्लेस हुआ वो है, ठीक है, और सिर्फ यहाँ चेंज हो गया। तो ये 16 किया ही है हमने, 8 2 16, ये आ गया 16, ये हो गया, देखिए बस इतना याद रखना, अगर लिक्विड ड्रॉप के लिए आया तो जैसे नोट्स में है वैसा का वैसा ही लिखना, पर अगर लिक्विड ड्रॉप की जगह अगर सोप बबल हो गया सपोज, तो स्टार्टिंग वैसे ही डायग्राम में सिर्फ फॉलो बनाना, कोई चेंज नहीं करना है, डायग्राम में वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो यहां से चेंज होगा थोड़ा सा 2 स्टेप, ये 2 स्टेप चेंज होगी, तो ये चेंज इन एरिया हुआ, ठीक है। बट लिक्विड ड्रॉप में एक ही साइड एयर कांटेक्ट में थी, तो हमने इतना ही एरिया एक ही बार लिया था, पर सोप बबल में एरिया इधर से बाहर से और अंदर से दोनों तरफ एयर कांटेक्ट में, तो दोनों तरफ फ्री लिक्विड सरफेस है, तो हम इनटू 2 किए हैं। फैक्टर 2 क्यों अराइज हुआ यहाँ पे, बिकॉज फ्री लिक्विड सरफेस इज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। हम फ्री लिक्विड सरफेस किसको बोलते हैं, जो एयर के कांटेक्ट में है, तो मैंने सोप फिल्म के बारे में बताया था, इधर भी सोप फिल्म दिखेगी इधर भी दिखेगी, सेम अंदर भी सोप फिल्म है, हॉलो होने की वजह से वहां पे भी एयर है और बाहर भी एयर के कांटेक्ट में है, तो अंदर भी एयर बाहर भी एयर, इसलिए यहाँ पे क्यों आया, तो यहाँ अपने आप हो गया 16, बस। बाद में ये सब वैसे, ये 2 स्टेप आप लोगों को उसमें चेंज करने पड़ेंगे, और फिर बाद में तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ये वर्क डन और ये वर्क डन कंपेयर करना है, तो अगर आपने यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ 16 कर दिया, तो यहाँ अपने आप 16 आ गई और ये हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर सोप बबल के लिए आया तो क्या चेंज है ध्यान रखो, यहाँ लिखना पड़ेगा 2 फैक्टर क्यों आया, क्योंकि ये एरिया बाहर से चेंज हुआ है जो हमने लिक्विड ड्रॉप के लिए लिया था, अब इसमें अंदर भी उतना ही एयर के कांटेक्ट में है, तो इसलिए हमने फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सोप बबल के बाहर भी एरिया चेंज हुआ है, सोप बबल के अंदर भी, क्योंकि दोनों तरफ फ्री लिक्विड सरफेस है, तो इनटू 2 कर दो, ये हो गया 16, बस ये 2 स्टेप चेंज करना है, बाकी पूरा का पूरा डेरिवेशन वैसे के वैसे ही रखना है और कुछ भी चेंज नहीं करना। फिर अगर आपने यहाँ 16 कर दिया तो यहाँ लिखते समय अपने आप 16 आएंगे, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बता था फिल इन द ब्लैंक के लिए, वो थोड़ा सा देखिए, ठीक है ना, क्या चेंज है समझ में आया नहीं, उतना याद रखो, एरिया चेंज हुआ एक तरफ से जहां एयर कांटेक्ट में थी लिक्विड ड्रॉप के लिए, पर यहाँ एयर अंदर और बाहर दोनों तरफ है, इसीलिए हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उतना ही चेंज है, तो ये 16 हो गया, बाकी सब स्टेप्स वैसे ही है, ये वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एरिया का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये समझ में आया। फिर यहाँ चेंज हो गया 16, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ अपने आप 16 आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला। अब देखो अगर किसी ने बोला एक सोप बबल है ये ए, अच्छा फिर इन द ब्लैंक के लिए कॉम्पिटिटिव के
लिए याद रखो ये। तो यहाँ पे भी याद रखो एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो देखो क्या होगा, ये है हमारा एक सोप बबल जो छोटा है, ये दूसरा सोप बबल जो बड़ा है। अगर मैं पूछूं एयर किसमें ज्यादा है तो एयर इसमें ज्यादा है अंदर, और इसमें एयर कम है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये है सोप बबल हमारा ए, ये है सोप बबल हमारा बी। अब इसको हम एक स्ट्रॉ से ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रॉ से ज्वाइन कर देंगे। अब क्वेश्चन ऐसा है कि एयर कहां से कहां फ्लो होंगी, ए टू बी फ्लो होंगी हमारा फर्स्ट ऑप्शन, बी टू ए फ्लो होंगी ये हमारा सेकंड ऑप्शन, या फ्लो ही नहीं होंगी। ठीक है, अब ध्यान दो आंसर कैसे लिखना है, मतलब एक्सप्लेनेशन कैसे देगा। रेडियस के साथ प्रेशर का कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स, यानी जिसकी रेडियस कम है वहां प्रेशर हाई है, और जिसकी रेडियस ज्यादा है वहां प्रेशर कम है, तो प्रेशर हो गया लो। तो इस सोप बबल में प्रेशर हाई है और इस सोप बबल में प्रेशर लो है। भले इसमें एयर ज्यादा है इसमें एयर कम है, और अभी हमने देखा कि प्रेशर का कौन सा वेरिएशन है, रेडियस के साथ इनवर्स। रेडियस कम प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ रेडियस कम है तो प्रेशर ज्यादा है यानी हाई है प्रेशर, और यहाँ प्रेशर लो है, और एयर हमेशा फ्लो होती फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आएगा कि जो एयर फ्लो होंगी ए टू बी फ्लो होंगी, ये रॉन्ग होगा। नहीं तो कोई सोचेगा यहाँ एयर ज्यादा है तो ज्यादा एयर से कम एयर की तरफ जाएगा, ये नहीं हो सकता। एयर हमेशा फ्लो होती, स्टार्टिंग में बताया था प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, इट विल फ्लो फ्रॉम स्मॉलर सोप बबल टू बिगर सोप बबल। ये तो ऐसा क्वेश्चन कुछ आए तो इस पर से पहचानते आना चाहिए, रेडियस के साथ इनवर्स वेरिएशन। तो ये एक सोप बबल, ये दूसरा सोप बबल, हमने उसको स्ट्रॉ से ज्वाइन कर दिया, पाइप से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ एयर कम है, यहाँ एयर ज्यादा है, तो कोई बोलेंगे यार ज्यादा में से कम की तरफ जाएगा, नहीं, प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर फ्लो होता, ध्यान रखना। तो यहाँ प्रेशर हाई है, इस इक्वेशन से देखो रेडियस कम प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा है, ये रेडियस ज्यादा है मतलब प्रेशर कम है, तो यहाँ प्रेशर हाई है यहाँ प्रेशर लो है। एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, तो इसमें से एयर इधर जाएंगी, इसकी साइड और कम होती जाएंगी, यानी प्रेशर और बढ़ते जाएगा, एयर फ्लो होती जाएंगी जब तक ये खत्म नहीं होती। समझ में आ रही है? वैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वीडियो में हमने एक्सेस प्रेशर देख लिया, शेप ऑफ द मेनिस्कस का भी, और एक्सेस प्रेशर देखा है लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल का भी। इसके बाद हमारा सरफेस टेंशन का एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, कैपिलैरिटी एक्शन। वो हो गया कि हमारा सरफेस टेंशन वाला पोर्शन खत्म, यानी हाइड्रोस्टैटिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, चैप्टर थोड़ा लेंदी है क्योंकि पुराने सिलेबस में ये चैप्टर डिवाइडेड था अलग अलग इसमें, पर इन्होंने तीनों को अब कंबाइन कर दिया है, हाइड्रोस्टैटिक्स, सरफेस टेंशन, हाइड्रोस्टैटिक्स में आ जाएंगे ये, और थर्ड पार्ट अब हमारा आएगा हाइड्रोडायनामिक्स, जहां हम मूविंग फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे। बेटा ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख के देख लेना। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में कैपिलैरिटी एक्शन कंटिन्यू करेंगे। तो याद रखना सोप बबल में ये 40 अपॉन आ रहा है, जब लिक्विड ड्रॉप लिया था तो ट्वाइस टी अपॉन आ रहा है, तो दोनों का एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना, एक्सेस प्रेशर। और किसी ने पूछा अंदर प्रेशर कितना है, अब ये तो सिंपल है समझ में आएगा। इंटरनल प्रेशर कितना है पूछा, तो ये पी आई, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन आर, ये P0 प्लस कर देंगे उधर, तो ये समझो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये एक्सेस प्रेशर था, तो इसको उधर जाके प्लस कर दो, तो इंटरनल प्रेशर कितना है वो पता चल जाएगा। तो न्यूमेरिकल में आएंगे तब देखेंगे, पर क्वेश्चन आएगा तो एक्सेस प्रेशर के लिए आएगा। एक्सेस मतलब इंटरनल माइनस एक्सटर्नल, आउटर प्रेशर और इंटरनल प्रेशर का डिफरेंस। अगर इंटरनल प्रेशर पूछा तो ये आउटर प्रेशर उसमें ऐड कर देंगे, उधर ले जाएंगे, ये माइनस है उधर जाके प्लस, तो न्यूमेरिकल में आ सकता है, तो तब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। डेरिवेशन बेटा लिख के देखते जाओ, ये भी डेरिवेशन एक बार लिख के देखना, सिंपल है, सिर्फ स्टेप्स प्रॉपर्ली फॉलो करो, फाइनल आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। और एक बार अगर आप लोगों ने लिख के देख लिया ना, फिर लॉन्ग टर्म तक वो याद रहेगा, क्योंकि एक बार हम लिख के देख चुके हैं, और फिर बाद में जब पढ़ेंगे तो एक बार हाथ से लिखा हुआ रहा तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नहीं बोलेंगे यार एक बार वापस लिख के देख लेते। 5-7 मिनट में आप पूरा डेरिवेशन रफ में आराम से लिख सकते हैं। एग्जाम में क्या हम नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में 3 मार्क का आराम से लिख पाएंगे आप लोग,
अगर आपने समझ के किया है, लर्न करके करेंगे तो फिर स्टेप अटक गई, फिर ढूंढो कहाँ रह गया, क्या मिस हो रहा, क्या नहीं हो रहा, तो उसमें सारा टाइम चला जाएगा। ठीक है, एक बार लिख के देखना।